गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। तो मैंने क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट का एक एग्जांपल बताया था और उसके बाद बेयर वेलिगर ऑक्सीडेशन को डिस्कस किया और फिर एरोमेटिक रीअरेंजमेंट में ऑर्टन रीअरेंजमेंट को डिस्कस किया। देन क्लेजियन रीअरेंजमेंट का डिस्कशन चल रहा है जिसमें मैकेनिज्म मुझे बताना है। बाकी सारी इंफॉर्मेशन मैं क्लेजियन रीअरेंजमेंट से रिलेटेड आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो क्लेजियन रीअरेंजमेंट के मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। देखो, क्लेजियन रीअरेंजमेंट में हम यूज करते हैं एलाइल एराइल ईथर को। एलाइल एराइल ईथर। ऐसा ईथर यूज करते हैं। मैं यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे बना रहा हूं। इसमें मान लो ये वाला कार्बन जो है वो कार्बन 14 है, इसको C14 बोल रहे हैं। ठीक है, तो एलाइल एराइल ईथर है और इस एलाइल एराइल ईथर को हीट किया जा रहा है। ठीक है, इसको हीट कर रहे हैं। तो हीट करने पे देखो क्या होता है। हीट करने पे यहां पे ये जो बॉन्ड आप देख रहे हो, ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है होमोलिटिकली। ये वाला बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक होता है। इसी तरीके से इधर जो बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड भी ब्रेक होता है होमोलिटिकली। और यहां पे जो पाई बॉन्ड आप देख रहे हो, ये पाई बॉन्ड भी होमोलिटिकली ब्रेक होता है। जब इसको हीट करते हैं एलाइल एराइल ईथर को, तो एलाइल एराइल ईथर को हीट करने पे ये बॉन्ड जो है ये होमोलिटिकली ब्रेक होते हैं। और बॉन्ड ब्रेकिंग के थ्रू यहां पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। यहां पे एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है।
ऐसा ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है। ये एक 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट जो है प्रोड्यूस होता है, और फिर उसके बाद ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये C14 है। नहीं, C14 हम इसको नहीं बोल रहे, कार्बन 14 इसको बोल रहे। ऐसा इंटरमीडिएट बनता है। अब इस इंटरमीडिएट में अगर आप देखो तो इस कार्बन पे, ये वाले कार्बन पे पहले से एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन पहले से प्रेजेंट है। आप देख सकते हो बेंजीन रिंग के सिर्फ ये वाला कार्बन जहां पे ऑक्सीजन और ये एलाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इसको छोड़ दो, बाकी जितने भी कार्बन है सब पे एक एक हाइड्रोजन पहले से प्रेजेंट है। तो वो हाइड्रोजन ऑब्वियसली इसमें भी होगा और वो हाइड्रोजन यहां भी होगा। अब अगर आप देखो तो ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड प्रोड्यूस हुआ है, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड टॉटोमेरिज्म की कंडीशन को फुलफिल करता है। आप देख सकते हो इस कीटो ग्रुप के रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन सैचुरेटेड है, और इस सैचुरेटेड अल्फा कार्बन पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इस वजह से क्या होगा, ये टॉटोमराइज होगा, और ये टॉटोमराइज होकर के, ये टॉटोमराइज होता है, और टॉटोमराइज होकर के इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। ये प्रोडक्ट फाइनली प्रोड्यूस होगा, ऑर्थो एलाइल फिनॉल। ऑर्थो एलाइल फिनॉल, ये इस रिएक्शन की मैकेनिज्म है। इसी तरीके से पैरा माइग्रेशन भी होता है। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि अगर 1 एलाइल शिफ्ट, 3 एलाइल शिफ्ट, 5 एलाइल शिफ्ट, मतलब अगर ऑड नंबर ऑफ एलाइल शिफ्ट होती है, तो ऑड नंबर ऑफ एलाइल शिफ्ट होने पे, ऑड नंबर ऑफ एलाइल शिफ्ट होने पे आपको ओवरऑल एलाइल शिफ्ट ऑब्जर्व होगी। लेकिन अगर इवन नंबर ऑफ एलाइल शिफ्ट होती है, जैसे 2 एलाइल शिफ्ट हो गई, 4 एलाइल शिफ्ट हो गई, तो इवन नंबर ऑफ एलाइल शिफ्ट के बाद ओवरऑल एलाइल शिफ्ट नहीं ऑब्जर्व होगी, क्योंकि डबल बॉन्ड ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाता है, जहां पे वो पहले प्रेजेंट था वहीं पे वो वापस आ जाता है। तो ऑड एलाइल शिफ्ट होने पे ओवरऑल एलाइल शिफ्ट ऑब्जर्व होती है, बट इवन एलाइल शिफ्ट होने पे ओवरऑल एलाइल शिफ्ट ऑब्जर्व नहीं होगी। तो ये बात, इसकी मैकेनिज्म समझ में आ गई बेटा? क्लेजेन रीअरेंजमेंट की मैकेनिज्म क्लियर हुई? और ये भी समझ में आ गया कि ऑड एलाइल शिफ्ट होने पे ओवरऑल एलाइल शिफ्ट क्यों ऑब्जर्व होती है, और इवन एलाइल शिफ्ट होने पे ओवरऑल एलाइल शिफ्ट क्यों नहीं ऑब्जर्व होती, इसकी वजह क्लियर हो गई। ठीक है, तो बस जितने फैक्ट्स मैंने बताए हुए इसको दिमाग में रखो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एरोमेटिक रीअरेंजमेंट के एग्जांपल में। अब आप नोट करो एरोमेटिक रीअरेंजमेंट का थर्ड एग्जांपल, बेंजीडीन रीअरेंजमेंट। बेंजीडीन रीअरेंजमेंट,
बेंजीडीन रीअरेंजमेंट। बेंजीडीन रीअरेंजमेंट। रिएक्शन का डिटेल लिखो। लिखो व्हेन हाइड्राजोबेंजीन, व्हेन हाइड्राजोबेंजीन, व्हेन हाइड्राजोबेंजीन, व्हेन हाइड्राजोबेंजीन HYDRAZO, when HYDRAZO, when hydrazobenzene is treated with, is treated with, when hydrazobenzene is treated with concentrated HCl, 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 then benzidine, then benzidine is obtained, then benzidine is obtained, then benzidine is obtained। ठीक है, तो जरा देखो यहां पे हम इस कंपाउंड को कंसीडर कर रहे हैं। एक मिनट, इसमें स्टेटमेंट में गड़बड़ हो गई बेटा, एक बार स्टेटमेंट को आपको फिर से लिखना पड़ेगा। स्टेटमेंट को फिर से नोट करो, उसको कट करके लिखो। लिखो व्हेन हाइड्राजोबेंजीन, व्हेन हाइड्राजोबेंजीन ऑल्सो कॉल्ड बेंजिडीन, बेंजिडीन, इसी को बेंजिडीन बोलते हैं। व्हेन हाइड्राजोबेंजीन ऑल्सो कॉल्ड बेंजिडीन, व्हेन हाइड्राजोबेंजीन ऑल्सो कॉल्ड बेंजिडीन is treated with concentrated HCl, 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 then then uh, para then para diamino biphenyl, then para diamino biphenyl is obtained as major product, then para diamino biphenyl is obtained as major product, then para diamino biphenyl is obtained as major product along with ortho para diamino biphenyl, along with ortho para diamino biphenyl and some other products in trace amount, and some other products in trace amount, and some other products in trace amount। तो देखो इस रिएक्शन का जो सबस्ट्रेट है वो ये कंपाउंड है। ये है हाइड्राजोबेंजीन और इसी को बेंजिडीन बोलते हैं।
और बेंजीडीन। अब पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसको आप कैसे फॉर्म करोगे, इसका फॉर्मेशन कैसे होगा। तो इसका फॉर्मेशन होता है नाइट्रोबेंजीन से। ये नाइट्रोबेंजीन को रिड्यूस करके फॉर्म होता है। जब नाइट्रोबेंजीन को जिंक और कंसंट्रेटेड NaOH के साथ, जिंक एंड कंसंट्रेटेड NaOH के साथ हीट करते हैं तो हाइड्रोजोबेंजीन बन जाता है। अगर नाइट्रोबेंजीन को जिंक प्लस कंसंट्रेटेड NaOH के साथ हीट करते हैं तो हाइड्रोजोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। और फिर उसके बाद इस हाइड्रोजोबेंजीन पर कंसंट्रेटेड HCl के साथ, कंसंट्रेटेड HCl के साथ जब इसको ट्रीट किया जाता है तो कंसंट्रेटेड HCl के साथ ट्रीट करने पे यहां पे मेजर प्रोडक्ट बनता है। ये मेजर प्रोडक्ट ये फॉर्म होता है। ये है पैरा पैरा डाई अमीनो बाइफेनाइल। इसके साथ माइनर प्रोडक्ट के फॉर्म में, माइनर प्रोडक्ट के फॉर्म में ये भी बनता है ऑर्थो पैरा डाई अमीनो बाइफेनाइल। और साथ में कुछ और कंपाउंड भी प्रोड्यूस होते हैं। ये कंपाउंड ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, जैसे ये है और इसी तरीके से तो ये सब तो ट्रेसेस में प्रोड्यूस होते हैं, ट्रेस अमाउंट में। और इसकी यील्ड जो है नियरली 70% होती है और इसकी यील्ड नियरली 30% होती है। अब बात आती है रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है, कैसे इस रिएक्शन को हम परफॉर्म करते हैं। अच्छा, एक एक बात मैं और आपसे जानना चाहूंगा, जैसे क्लेजेन रीअरेंजमेंट की मैकेनिज्म आपने लिखी हुई है, तो आप बता सकते हो क्लेजेन रीअरेंजमेंट इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट का एग्जांपल है या इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट का? क्लेजेन रीअरेंजमेंट इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट का एग्जांपल है या इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट? वेरी गुड। इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट का एग्जांपल है क्लेजेन रीअरेंजमेंट, क्योंकि इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट के लिए क्या होना चाहिए, माइग्रेटिंग ग्रुप को सब्सट्रेट मॉलिक्यूल से कंप्लीटली डिटैच नहीं होना चाहिए। और क्लेजेन रीअरेंजमेंट में आपको यही बात देखने को मिल रही है कि जो एलाइल ग्रुप है वो एलाइल ग्रुप पूरी तरीके से सब्सट्रेट मॉलिक्यूल से अलग नहीं होता, इसलिए वो इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट का एग्जांपल है। अब जरा यहां पे देखो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है। ये है हाइड्रोजोबेंजीन। हाइड्रोजोबेंजीन को
कंसंट्रेटेड HCl के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो कंसंट्रेटेड HCl से मिलेगा H पॉजिटिव, H पॉजिटिव। और इस H पॉजिटिव बेसिकली 2H पॉजिटिव हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। ये एक हाइड्रोजन आयन इससे जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन आयन इससे जुड़ जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखो, अब इसके बाद क्या होता है, ये वाला जो पाई बॉन्ड पेयर है, ठीक है, ये पाई बॉन्ड पेयर यहां ट्रांसफर हुआ, ये सिग्मा बॉन्ड पेयर यहां आ जाता है क्योंकि नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकता, ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड पेयर यहां आ जाता है। ये वाला जो पाई बॉन्ड पेयर आप देख रहे हो ये यहां आ गया, ये पाई बॉन्ड पेयर यहां आ गया, मतलब यहां पे डेवलप हुआ, इस पोजीशन पे डेवलप हुआ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और इधर आप देखो, ये पाई बॉन्ड पेयर यहां गया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, उसी तरीके से ये पाई बॉन्ड पेयर यहां चला गया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया। अब इसके बाद क्या होगा, ये इससे अटैच हो जाता है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, इसलिए ये इससे अटैच हो जाता है। ये बन गया, ये आपस में अटैच हो गए, यहाँ पे पहले से एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब इसके बाद आप देखो, आपने 2H पॉजिटिव को यूज किया है तो ये 2H पॉजिटिव रीजनरेट होता है। देखो कैसे रीजनरेट होगा, ये वाला जो बॉन्ड पेयर है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पेयर, ये यहां आ गया, ये पाई बॉन्ड पेयर यहां आ गया और ये पाई बॉन्ड पेयर नाइट्रोजन को ट्रांसफर हो गया। उसी तरीके से ये वाला बॉन्ड पेयर यहां आ गया, ये बॉन्ड पेयर यहां आ गया और ये बॉन्ड पेयर नाइट्रोजन को ट्रांसफर हो गया। तो H पॉजिटिव रीजनरेट हो गया, ये H पॉजिटिव जो हमने यूज किया था ये रीजनरेट हो गया और H पॉजिटिव के रीजनरेशन से ये प्रोड्यूस होता है। ये प्रोड्यूस हो जाता है पैरा पैरा डाई अमीनो बाइफिनाइल, पैरा पैरा डाई अमीनो बाइफिनाइल मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में। ध्यान देना, ये मेजर प्रोडक्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो अटैक होगा ना, ये कार्बन आयन का जब इस कार्बोकेटायन पे अटैक होगा तो ये हिंड्रेंस को मिनिमाइज करते हुए अटैक हो रहा है, तो इस अटैक में हिंड्रेंस मिनिमाइज्ड है, इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट है।
अब मैं आपको बताऊं इसमें ऑर्थो पैरा डाई अमीनो बाइफेनाइल कैसे बन जाता है। आप जरा देखो, जैसे यहां पे आपने देखा, यहां पे डेवलप हुआ है नेगेटिव चार्ज, इस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है, और जब सिर्फ ये वाला पाई बॉन्ड पेयर को आप आगे हटाओगे तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो ये कार्बन आयन इस कार्बोकेटायन पे अटैक करेगा, तो इसमें हिंड्रेंस प्रॉब्लम क्रिएट करती है, यहां पे हिंड्रेंस प्रॉब्लम क्रिएट करती है, और हिंड्रेंस की वजह से ये माइनर प्रोडक्ट होता है। तो अगर आप इसका अटैक आप इसके ऊपर करा रहे हो इस कार्बन पे, तो ऑर्थो पैरा डाई अमीनो बाइफेनाइल का फॉर्मेशन होगा, लेकिन ये वाला जो प्रोडक्ट होगा वो माइनर प्रोडक्ट होगा। तो मैकेनिज्म क्लियर हो गई बेटा? बेंजीडीन रीअरेंजमेंट की मैकेनिज्म क्लियर हो गई? अच्छा, अब आप मुझे बताओ कि ये इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट है या इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट? ये इंटरमॉलिक्यूलर है या इंट्रामॉलिक्यूलर? लास्ट वाला मैं चलो पूरा मैकेनिज्म ही बता देता हूँ, कंप्लीट मैकेनिज्म। हाँ सही है, ये इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट है, क्योंकि आप देख रहे हो माइग्रेटिंग ग्रुप सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से अलग, पूरी तरीके से अलग नहीं हो रहा है। देखो, ये है हाइड्राजोबेंजीन, ठीक है, हाइड्राजोबेंजीन को हमने कंसिडर किया। हाइड्राजोबेंजीन को कंसंट्रेटेड HCl से ट्रीट करते, तो कंसंट्रेटेड HCl से क्या मिला? H पॉजिटिव। उस H पॉजिटिव से यहाँ पे नाइट्रोजन का प्रोटोनेशन हो गया, ठीक है, तो ये प्रोटोनेटेड फॉर्म प्रोड्यूस हुआ। और जब ये प्रोटोनेटेड फॉर्म प्रोड्यूस होगा तो आप देखो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है, तो पॉजिटिव चार्ज अगर नाइट्रोजन पे डेवलप होगा तो वो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर रिंग से बाहर आ रहा है। तो ये रिंग से बाहर आएगा, लेकिन जैसे ही ये पाई बॉन्ड पेयर रिंग से बाहर आएगा, नाइट्रोजन का ऑक्टेट एक्सपैंड कर जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए इमीडिएटली ये जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, और ये बॉन्ड पेयर यहां पे आ जाएगा। अगर ये बॉन्ड पेयर यहां आता है तो ऐसे सिचुएशन में ये इस रिंग का ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन, इस कार्बन का ऑक्टेट एक्सपैंड करेगा। अगर ये बॉन्ड पेयर यहां आता है तो इस कार्बन का ऑक्टेट एक्सपैंड करेगा, इसलिए हमें इमीडिएटली ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर को आगे ट्रांसफर करना पड़ा। और अगर आप इस पाई इलेक्ट्रॉन पेयर को आगे ट्रांसफर करते हो तो कंजुगेशन की वजह से ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन पेयर यहां आ जाएगा, मतलब यहां पे डेवलप हो गया नेगेटिव चार्ज। और उसी तरीके से आप देखो यहां पे डेवलप हुआ है पॉजिटिव चार्ज, और क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन पेयर आगे ट्रांसफर होकर के पॉजिटिव चार्ज यहां भी डेवलप हो सकता है। तो अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हिंड्रेंस को मिनिमाइज करते हुए कार्बन आयन इस पे अटैक कर सकता है। और उसी तरीके से देख रहा हूं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे हिंड्रेंस इफेक्टिव होगा, हिंड्रेंस मिनिमाइज नहीं है, इस वजह से इसके अटैक के चांसेस कम है। तो जो ऑर्थो पैरा डाई अमीनो बाइफेनाइल बनता है वो इस कार्बन आयन के इस कार्बोकेटायन पे अटैक की वजह से बनता है, और जो पैरा पैरा डाई अमीनो बाइफेनाइल होता है वो इस कार्बन आयन के इस कार्बोकेटायन पे अटैक की वजह से बनता है। तो इसलिए पैरा पैरा डाई अमीनो बाइफेनाइल मेजर प्रोडक्ट होता है। तो रोहित क्लियर हुआ? अब आप लास्ट रिएक्शन एरोमेटिक रीअरेंजमेंट में नोट करो, फ्राइज रीअरेंजमेंट, फ्राइज रीअरेंजमेंट, FRIES, फ्राइज रीअरेंजमेंट।
फ्राइज रीअरेंजमेंट। रिएक्शन का डिटेल लिखो। लिखो when phenolic ester is heated with when phenolic ester is heated with when phenolic ester is heated with anhydrous AlCl3 when phenolic ester is heated with anhydrous AlCl3 when phenolic ester is heated with anhydrous AlCl3 then it rearranges to produce then it rearranges to produce ortho and para acyl phenol. Ortho and para acyl phenol. It rearranges to give ortho and para acyl phenol. आगे लिखो. Major product obtained during the reaction. Major product obtained during the reaction. Major product obtained during the reaction depends upon the following factors. Major product obtained during the reaction depends upon the following factors. तो 3 फैक्टर हैं जिन पे मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन डिपेंड करता है. तो अभी इन फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं. पहले मैं आपको रिएक्शन और रिएक्शन की मैकेनिज्म के बारे में बता देता हूं. तो जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारे पास एक फिनोलिक एस्टर है, एस्टर ऑफ फिनॉल. तो फॉर एग्जांपल अगर हमने इसको कंसीडर किया है तो ये एक फिनोलिक एस्टर है. कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल के कॉम्बिनेशन से ये एस्टर बना है, इसलिए इसको फिनोलिक एस्टर बोलेंगे. अब हमने इस फिनोलिक एस्टर को एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ ट्रीट किया. तो एनहाइड्रस AlCl3 के साथ जब हम इसको ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है. एक प्रोडक्ट बनता है ये, और दूसरा प्रोडक्ट बनता है ये. आप देख सकते हो एरोमेटिक रीअरेंजमेंट के आपने जितने भी एग्जांपल देखे हैं सब में जो माइग्रेशन ओरिजिन है वो या तो नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है. माइग्रेशन ओरिजिन या तो नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है. यहाँ पे आप देख रहे हो माइग्रेशन ओरिजिन ऑक्सीजन है. बेंजीडीन रीअरेंजमेंट में नाइट्रोजन था, ठीक है. क्लेजेन रीअरेंजमेंट में ऑक्सीजन, ऑर्टन रीअरेंजमेंट में नाइट्रोजन. तो इस तरीके से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है. ऑर्थो एसाइल फिनॉल एंड पैरा एसाइल फिनॉल ये फॉर्म हो रहा है. अब जरा देखो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है. तो रिएक्शन मैकेनिज्म, AlCl3 के साथ ट्रीट कर रहे हैं.
तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है, ठीक है। अब ऑक्सीजन पे अगर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा तो इससे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, तो इससे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का पोलर कैरेक्टर बढ़ जाता है। ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का पोलर कैरेक्टर बढ़ जाता है, और पोलर कैरेक्टर बढ़ने से क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो बॉन्ड ब्रेकिंग के थ्रू यहां पे प्रोड्यूस हो जाएगा ये, आप देख रहे हो COR पॉजिटिव सब्सट्रेट मॉलिक्यूल से कंप्लीटली डिटैच हो गया, अलग हो गया ये। अब डिटैच हो गया तो इसका मतलब कंफर्म है कि ये इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट का एग्जांपल होगी रिएक्शन। और यहाँ पे जो माइग्रेटिंग ग्रुप है वो इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में माइग्रेट कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल बनकर के माइग्रेट कर रहा है, इसलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक रीअरेंजमेंट का एग्जांपल होगी। तो ये रिएक्शन इंटरमॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोफिलिक रीअरेंजमेंट का एग्जांपल। अब देखो ये इलेक्ट्रोफाइल इस रिंग पे अटैक करना चाहता है, तो रिंग पे कैसे अटैक करेगा, यहाँ पे आप देखो रिंग से अटैच है ये ऑक्सीजन जिसके पास लोन पेयर है, तो ये प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा, ये ऑक्सीजन प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा, मतलब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा और पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। और जहां पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ये भी समझ लो, इलेक्ट्रोफाइल जहां भी अटैक करेगा वहां का हाइड्रोजन फ्री होगा, और वो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से आकर के अटैच होगा और AlCl3 को रीजनरेट करेगा। ये COR पॉजिटिव जिस कार्बन पे अटैक करेगा रिंग के, उस कार्बन से हाइड्रोजन फ्री होगा, H पॉजिटिव फ्री होगा, और वो H पॉजिटिव ऑक्सीजन से अटैच होकर के AlCl3 को रीजनरेट करता है। तो इस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड करेगी। तो यहां पे एक प्रोडक्ट ये बना, और दूसरा प्रोडक्ट ये फॉर्म हो जाता है, ऑर्थो एंड पैरा एसाइल फिनॉल। ये है रिएक्शन की मैकेनिज्म। मैकेनिज्म लिखने के बाद आप एक लाइन ऐड कर लो यहाँ पे, रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोफिलिक रीअरेंजमेंट। रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोफिलिक रीअरेंजमेंट। Reaction is example of intermolecular electrophilic rearrangement. अब देखो, अब हमें ये डिसाइड करना है कि कब ये वाला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा और कब ये वाला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा। तो टोटल 3 फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्ट की यील्ड को गवर्न करते हैं, ठीक है। तो लिख लो, यील्ड ऑफ प्रोडक्ट, यील्ड ऑफ प्रोडक्ट obtained, yield of product obtained is governed by, yield of product obtained is governed by following 3 factors. Yield of product obtained is governed by following 3 factors. Number one, temperature. Temperature.
तो अब जरा देखो बेटा, यहाँ पे जैसे ये ऑर्थो एसाइल फिनॉल है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्जर्व होगा। तो अगर मान लो आप हाई टेम्परेचर यूज करते हो, अगर आप हाई टेम्परेचर यूज करते हो, तो हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो यहाँ पे प्रेजेंट है, ये इस आर्थो प्रोडक्ट को स्टेबलाइज कर रहा है। इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड आर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट को स्टेबलाइज कर रहा है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड हायर टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। हायर टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका मतलब कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट को जो स्टेबिलिटी मिल रही है इसके थ्रू, वो स्टेबिलिटी हायर टेम्परेचर पे ऑब्जर्व नहीं होगी। इसलिए हायर टेम्परेचर पे पैरा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में प्रोड्यूस होगा। तो आप नोट कर लो, लिखो, एट हायर टेम्परेचर, at higher temperature, intramolecular hydrogen bond, at higher temperature intramolecular hydrogen bond present, at higher temperature intramolecular hydrogen bond present in ortho product, at higher temperature intramolecular hydrogen bond present in ortho product is insignificant, due to which yield of ortho product decreases, due to which yield of ortho product decreases, due to which yield of ortho product decreases, and that of para product increases, and that of para product increases, and that of para product increases। ठीक है, तो हायर टेम्परेचर पे क्या होगा, हायर टेम्परेचर पे बोल रहा है कि जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्जर्व हो रही है ऑर्थो प्रोडक्ट के अंदर, वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी, इसलिए ऑर्थो प्रोडक्ट को उसके थ्रू कोई स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, तो इससे ऑर्थो प्रोडक्ट की यील्ड कम हो जाती है। और अगर ऑर्थो की यील्ड कम होगी तो नेचुरली पैरा की यील्ड बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब है कि अगर आपको पैरा प्रोडक्ट बनाना है तो हाई टेम्परेचर फेवरेबल होगा, ऑर्थो प्रोडक्ट बनाना है तो लो टेम्परेचर फेवरेबल होगा। सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड फैक्टर लिखो, अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट यूज्ड, amount of catalyst used, amount of catalyst used, इसमें लिखो, लिखो, as we know that, as we know that, as we know that by taking higher concentration of catalyst, by taking higher concentration of catalyst, by taking higher concentration of catalyst, energy barrier required, energy barrier required for the reaction, energy barrier required for the reaction decreases, energy barrier required for the reaction decreases, due to which energy barrier required for the reaction decreases, due to which activation energy of the reaction also decreases, due to which activation energy of the reaction also decreases, activation energy of the reaction also decreases, and therefore
reaction proceed and therefore reaction proceed at relatively lower temperature and therefore reaction proceed at relatively lower temperature. तो अब जरा आप देखो, अगर आपको ये प्रोडक्ट बनाना है मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में, ऑर्थो वाले को मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में बनाना है, तो ऑब्वियसली आपको लो टेम्परेचर यूज करना पड़ेगा. अब लो ठीक है, और लो टेम्परेचर पे क्या होगा, अगर हम लो टेम्परेचर को कंसीडर करते हैं तो लो टेम्परेचर पे रिएक्शन को कम एक्टिव, मतलब जहां लो टेम्परेचर पे हम हाई एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकते. अगर रिएक्शन लो टेम्परेचर पे हो रही है तो वही रिएक्शन हो सकती है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी भी लो हो. तो इसका मतलब इसको अगर फॉर्म करना है तो लो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, और लो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए तो ऐसी ऐसी सिचुएशन आपको हाई कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा. अगर आप कैटलिस्ट का हायर कंसंट्रेशन यूज करते हो, ठीक है, तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ज्यादा अमाउंट में बनेगा. तो लिख लो देयरफॉर वी कैन से दैट, देयरफॉर वी कैन से दैट, therefore we can say that by using high concentration of the catalyst, by using high concentration of the catalyst, therefore we can say that by using high concentration of catalyst, yield of ortho substituted product, yield of ortho substituted product increases, yield of ortho substituted product increases, and that of para substituted product decreases, and that of para substituted product decreases, and vice versa, and vice versa. तीसरा फैक्टर लिखो, थर्ड फैक्टर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट यूज्ड, नेचर ऑफ सॉल्वेंट यूज्ड, नेचर ऑफ सॉल्वेंट यूज्ड. देखो बेटा, सॉल्वेंट का नेचर प्रोडक्ट की यील्ड को कैसे गवर्न करता है. अब इसको अगर आपको समझना है तो आप इसको इस तरीके से देखो, ये जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है, यहां पे इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्जर्व हो रही है, जो कि पैरा में पॉसिबल नहीं है. अगर मान लो आप एक ऐसा सॉल्वेंट यूज करते हो जो सॉल्वेंट अपने आप में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन के लिए कैपेबल है, वो सॉल्वेंट भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कैपेबल है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेगा, वो सॉल्वेंट क्या करेगा, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कंपीट करेगा. ठीक है, वो खुद भी इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करना चाहेगा. और कभी भी अगर कॉम्पिटिटिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है, अगर मान लो कि उसी मॉलिक्यूल को अल्टरनेटिव चॉइसेस मिलती है कि तुम ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना सकते हो और ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना सकते हो, तो ऐसी सिचुएशन में हाइड्रोजन बॉन्ड जो वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है उसकी स्ट्रेंथ वीक हो जाती है, स्ट्रेंथ कम हो जाती है. और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज करती है तो ऑब्वियसली उस हाइड्रोजन बॉन्ड से जो स्टेबिलिटी मिल रही है सिस्टम को, वो स्टेबिलिटी भी नहीं मिलेगी. और अगर स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी तो उसका इफेक्ट सीधे सीधे उसकी यील्ड पे देखने को मिलेगा. ठीक है, तो इससे रिएक्शन की यील्ड अफेक्टेड होती है. इससे रिएक्शन की यील्ड अफेक्टेड होती है. शिवांश, यस सर. तो तुमने अभी अभी ज्वाइन किया है? यस सर. क्यों?
वो सैटरडे का भूल गया था। अच्छा, सैटरडे का भूल गया था, तो फिर 45 मिनट और भूल जाता, जो है फिर काम ही खत्म था। तो यहां पे अगर मान लो आप सॉल्वेंट ऐसा यूज कर रहे हैं जो सॉल्वेंट खुद में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन कर सकता है, तो ऐसे सिचुएशन में वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो ऑर्थो के अंदर ऑब्जर्व हो रहा है, इस हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ वो इसके इसी मॉलिक्यूल के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन भी करना चाहेगा। इसका मतलब कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग को लेकर के कंपटीशन ऑब्जर्व हो रहा है, और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को लेकर के कंपटीशन ऑब्जर्व हो रहा है, तो उससे इस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ कम होगी, और अगर इसकी स्ट्रेंथ कम होगी तो इससे इसकी यील्ड डिक्रीज करेगी। तो आप नोट कर लो, लिखो, इन प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, in presence of polar protic solvent, in presence of polar protic solvent, due to competitive hydrogen bonding, due to competitive hydrogen bonding, due to competitive hydrogen bonding, strength of intramolecular hydrogen bond, strength of intramolecular hydrogen bond in ortho product, strength of intramolecular hydrogen bond in ortho product decreases. Strength of intramolecular hydrogen bond in ortho product decreases. Strength of intramolecular hydrogen bond in ortho product decreases. Due to which yield of ortho product, due to which yield of ortho product also decreases. Yield of ortho product also decreases, and vice versa in polar aprotic solvent, and vice versa in polar aprotic solvent, and vice versa in polar aprotic solvent. अगर आप पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट को यूज करोगे तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा, मतलब वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग को लेकर के कंपटीशन अगर नहीं होगा, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी, और हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ अगर बढ़ेगी तो उससे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, इसकी यील्ड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीन फैक्टर्स हैं जो रिलेटिव यील्ड को गवर्न करते हैं। तो अब जरा मुझे बताओ बेटा कि आपको अगर पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में चाहिए तो उसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है? पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में चाहिए, रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होगी? फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। जल्दी बोलो। हाई टेम्परेचर, लो अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। हाई टेम्परेचर, लो कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, सही है। ठीक है, ये फेवरेबल कंडीशन है पैरा प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए। अब आप लास्ट रिएक्शन लिख लो, रीअरेंजमेंट रिएक्शन का लास्ट एग्जांपल, फेवरस्की रीअरेंजमेंट। फेवरस्की रीअरेंजमेंट। फेवरस्की रीअरेंजमेंट।
रिएक्शन का डिटेल लिखो। व्हेन अल्फा हैलोजिनेटेड कीटोन, when alpha halogenated ketone is treated with, when alpha halogenated ketone is treated with, when alpha halogenated ketone is treated with aqueous alkali, aqueous alkali, when alpha halogenated ketone is treated with aqueous alkali or with alcoholic metal alkoxide, 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 or with sodamide and liquid ammonia, or with sodamide and liquid ammonia, then carboxylic acid, then carboxylic acid or ester, then carboxylic acid or ester or acid amide is obtained respectively. Then carboxylic acid or ester or acid amide is obtained respectively. ये अलग अलग रिएजेंट जो हमने यूज किया उनके करस्पॉन्डिंग ये अलग अलग प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे। आगे लिखो, if ketone used is cyclic, if ketone used is cyclic, if ketone used is cyclic, then ring contraction takes place, then ring contraction takes place। यहां पे लिख लो, where contraction from, where contraction from 5-membered ring to 4-membered ring is possible, where contraction from 5-membered ring to 4-membered ring is possible, जो कि कार्बोकेटायन के रिंग कॉन्ट्रैक्शन में नहीं ऑब्जर्व होता। लिख लो, while ketone if while if ketone is acyclic, while if ketone is acyclic, while if ketone is acyclic, then chain shortening, then chain shortening of principal chain takes place, then chain shortening of principal chain takes place, chain shortening of principal chain takes place। तो देखो बेटा, यहां पे हमारे पास ये कंपाउंड है, ठीक है, ऑर्थो मतलब जो है ये अल्फा हैलोजिनेटेड कीटोन, अल्फा क्लोरो कीटोन, ठीक है। अब हम इसको ट्रीट कर रहे हैं अलग अलग रिएजेंट के साथ, अलग अलग रिएजेंट के साथ ट्रीट कर रहे हैं। जैसे हमने इसको एक्वस KOH के साथ ट्रीट किया, तो एक्वस KOH के साथ जब हम इसको ट्रीट करते हैं तो ये प्रोडक्ट बन जाता है, ये प्रोडक्ट बन जाता है,
यहाँ पे 6 मेंबर रिंग थी, अब आप देख रहे हो 5 मेंबर रिंग। अगर हम इसको ट्रीट करते हैं मेटल एल्कोक्साइड के साथ, मेटल एल्कोक्साइड के साथ एल्कोहल की प्रेजेंस में, तो ये प्रोडक्ट बन जाता है। अगर हम इसको ट्रीट करते हैं सोडामाइड के साथ, लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में, तो ये प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, इस रीअरेंजमेंट को फेवरेस्की रीअरेंजमेंट बोलते हैं। अब जरा देखो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है, कैसे प्रोसीड करती है रिएक्शन। तो रिएक्शन मैकेनिज्म, जैसे हम एक्वस एल्कैली को यूज कर रहे हैं, तो हाइड्रोक्सिल आयन यहां से मिलेगा, और ये हाइड्रोक्सिल आयन क्या करता है, दूसरे अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव कर लेता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन एसिडिक है, तो दूसरे अल्फा कार्बन से ये हाइड्रोजन को रिमूव कर लेता है, और हाइड्रोजन को रिमूव करेगा तो वहां पे कार्बन आयन बन जाएगा। यहां पे कार्बन आयन बन गया, और फिर ये कार्बन आयन एज अ न्यूक्लियोफाइल दूसरे वाले अल्फा कार्बन पे अटैक करके हैलोजन को रिप्लेस कर देता है। तो ये इंटरमीडिएट आप देख रहे हैं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन रहा है, जिसमें यहाँ पे 3 मेंबर्ड रिंग है, बहुत ज्यादा स्ट्रेन है। ठीक है, तो स्ट्रेन्ड रिंग होने की वजह से ये अनस्टेबल है। अब आगे देखो क्या होता है, आगे वाटर इस पे एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, इस पे वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। आप देखो ये लोन पेयर यहाँ पे पाई बॉन्ड पेयर बन करके आता है वापस, और यहाँ पे जो 3 मेंबर्ड रिंग है ये ब्रेक हो जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रेन है रिंग के अंदर, तो स्ट्रेन्ड रिंग होने की वजह से ये ब्रेक हो जाती है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है। अब आप देख सकते हो ये इंट्रामोलिक्यूलरली क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को रिमूव कर लेगा, तो हाइड्रोजन रिमूव हो करके ये कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो जाता है। तो इस तरीके से रीअरेंजमेंट रिएक्शन प्रोसीड करती है। अब इसी तरीके से अगर आप मान लो ये मेटल एल्कोक्साइड और एल्कोहल के साथ ट्रीट कर रहे हो, तो सबसे पहले क्या होगा, आरओ नेगेटिव यूज करोगे।
आरओ नेगेटिव यहां से हाइड्रोजन रिमूव कर लेगा तो कार्बन आयन बनेगा, फिर ये इस पे अटैक करके इस इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस पे एल्कोहल का अटैक होगा, यहाँ पे आरओएच अटैक करेगा। आरओएच अटैक करेगा तो मतलब यहाँ पे ओ नेगेटिव एंड आरओएच पॉजिटिव प्रेजेंट होगा। और फिर उसी तरीके से रिंग ब्रेक होगी, तो रिंग ब्रेक होगी तो यहाँ पे क्या होगा, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर एच पॉजिटिव एंड ये, फिर उसके बाद ये हाइड्रोजन रिमूव करके यहाँ पे सीओ आर आ जाएगा। मतलब सारी मैकेनिज्म सिमिलर है। क्लियर हुआ बेटा? रिएक्शन के मैकेनिज्म के सारे स्टेप समझ में आ गए? अगर हम यहाँ पे अगर हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, ये भी अल्फा हैलोजिनेटेड कीटोन है और इसको हमने ट्रीट किया है एक्वस NaOH के साथ। अगर हम इसको एक्वस NaOH के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो एक्वस NaOH यहां पे देखो 5 कार्बन प्रिंसिपल चेन में है, ठीक है, 5 कार्बन प्रिंसिपल चेन में है। तो रिएक्शन के बाद यहाँ पे प्रिंसिपल चेन की शॉर्टेनिंग हो जाएगी, चेन शॉर्टेनिंग होगी प्रिंसिपल चेन की, और ये प्रोडक्ट बनेगा। इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। कार्बन तो सारे रहेंगे, कंपाउंड में जितने भी कार्बन है, आप यहां भी देख रहे हैं टोटल 6 कार्बन है, फाइनल प्रोडक्ट में भी आपको 6 कार्बन दिख रहा है। कार्बन तो सेम नंबर में रहेगा बट प्रिंसिपल चेन में कार्बन रिड्यूस हो जाता है। तो वो बात यहां भी ऑब्जर्व होगी, बाकी आप मैकेनिज्म अपने आप से लिख सकते हो। तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी थी ऑर्गेनिक रिएक्शन की, उसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। और अब मैं एल्कोहल की जो बाकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, उन केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने जा रहा हूं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एल्कोहल में या तो OH बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है या CO बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, ठीक है। तो मैं अब उसी ऑर्डर में रिएक्शंस को डिस्कस कर रहा हूं। तो आप नोट करो, केमिकल प्रॉपर्टी में, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल में, reactions involving the cleavage of OH bond, reactions involving the cleavage of OH bond। इसमें फर्स्ट रिएक्शन लिखो, फर्स्ट रिएक्शन लिखो एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर। तो अगर हम एल्कोहल की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी को कंसीडर, ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर को देखें कुछ और कंपाउंड के साथ कंपेयर करते हुए, तो ये सिचुएशन ऑब्जर्व होती है। फिनॉल जो है ये सबसे ज्यादा एसिडिक है, उसके बाद आता है मेथेनॉल, उसके बाद आता है वाटर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेथेनॉल का एसिडिक कैरेक्टर वाटर से ज्यादा होता है। फिर अदर एल्कोहल्स, ठीक है, वाटर के बाद फिर अदर एल्कोहल्स आते हैं, उसके बाद एसिटिलीन आता है, फिर टर्मिनल एल्काइंस, फिर आता है अमोनिया।
ये कुछ कंपाउंड्स हैं जिनका मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप इससे देख सकते हो कि जो एरोमेटिक एल्कोहल है वो वाटर से ज्यादा एसिडिक है, और मेथनॉल को छोड़ करके बाकी जितने भी एलिफेटिक एल्कोहल है वो वाटर से कम एसिडिक है। ठीक है, तो अब देखो, क्योंकि एल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर सफिशिएंटली हाई है, इसलिए ये रिएक्टिव मेटल से रिएक्ट करके ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। तो आप नोट कर लो, सिंस एल्कोहल are less acidic than water, since alcohol are less acidic than water, therefore they are neutral, towards litmus paper, and gives hydrogen with reactive metals, तो अब जैसे देखो, अगर हम एल्कोहल को सोडियम से रिएक्ट करा रहे हैं तो यहाँ पे मेटल एल्कोक्साइड प्रोड्यूस होगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। अगर एल्कोहल को कैल्शियम से रिएक्ट करा रहे हैं तो ये कैल्शियम सॉल्ट बन जाएगा RO नेगेटिव ट्वाइस Ca2 पॉजिटिव, RO ट्वाइस Ca प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, कैल्शियम के साथ आपको रिएक्शन टेम्परेचर को स्लाइटली इंक्रीज करना पड़ेगा, थोड़ा आपको हीट करना पड़ सकता है, और अगर आप एल्युमिनियम के साथ इसको रिएक्ट करा रहे हो तो फिर तो प्रॉपर हीटिंग रिक्वायर्ड है। इस तरीके से यहाँ पे रिएक्शन प्रोसीड करेगी। लिखो, रिएक्शन विथ कार्बन डाइसल्फाइड, रिएक्शन विथ कार्बन डाइसल्फाइड रिएक्शन विथ कार्बन डाइसल्फाइड। तो देखो, जैसे एल्कोहल है, अगर एल्कोहल को हम ट्रीट कर रहे हैं सोडियम और कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में, पहले सोडियम के साथ फिर कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, ठीक है, तो यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये प्रोडक्ट है, ROC डबल बॉन्ड S, ROC डबल बॉन्ड S Na। अब आप देखो ये रिएक्शन प्रोसीड कैसे करती है। जैसे एल्कोहल को सोडियम के साथ ट्रीट किया तो पहले तो ये बन गया RO नेगेटिव Na पॉजिटिव, सोडियम एल्कोक्साइड। इसके बाद क्या होता है, ये जो सोडियम एल्कोक्साइड है, ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड ये कार्बन डाइसल्फाइड पे अटैक करता है। कार्बन डाइसल्फाइड का स्ट्रक्चर ऐसा है, ये कार्बन डाइसल्फाइड के ऊपर अटैक करेगा।
तो प्रोड्यूस हो जाता है ROC डबल बॉन्ड SNA। ये जैंथेट है, ठीक है, सोडियम एल्काइल जैंथेट, जिसको हम फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में यूज करते हैं। ये है सोडियम एल्काइल जैंथेट, सोडियम एल्काइल जैंथेट used in froth flotation process। नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, एल्काइलेशन रिएक्शन, एल्काइलेशन रिएक्शन, एल्काइलेशन रिएक्शन। तो देखो, अगर एल्कोहल को डायजोमिथेन के साथ हीट कर रहे हैं, एल्कोहल को डायजोमिथेन के साथ हीट करते हैं, तो देखो क्या होगा, यहां पे नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है, नाइट्रोजन गैस रिलीज होकर के कार्बीन बन जाता है, नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी और कार्बीन बनेगा, और फिर ये कार्बीन ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में इंसर्ट कर जाता है। इंसर्शन ऑफ कार्बीन ये मैंने आपको बताया था जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो ये कार्बीन यहां पे बनेगा, और कार्बीन का फिर इंसर्शन हो जाता है बिटवीन OH बॉन्ड, और कार्बीन के इंसर्शन के थ्रू, ठीक है, कार्बीन के इंसर्शन के थ्रू यहां पे ईथर बन जाता है। तो नाइट्रोजन गैस रिलीज हुई और ये ईथर बन गया, ROCH3। इस ईथर का फॉर्मेशन हुआ। बाकी आप अगर ईथर बनाना चाहते हो तो एक और तरीका है, आप पहले एल्कोहल को पहले सोडियम से रिएक्ट कराओ, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, यहां पे RONA सोडियम एल्कोक्साइड बनेगा, और फिर उसके बाद इसको एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करा दो, ये SN2 स्टेप ऑब्जर्व होगा, विलियमसन सिंथेसिस है ये, और इससे एल्कोहल ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से भी आप ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हो। ये वाला स्टेप जो है ये विलियमसन सिंथेसिस है, विलियमसन सिंथेसिस। तो ये रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन एल्काइलेशन ऑफ एल्कोहल बोली जाती हैं। अब आप नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, एसाइलेशन, एसाइलेशन रिएक्शन, एसाइलेशन रिएक्शन, एसाइलेशन रिएक्शन। तो इसमें नोट कर लो, व्हेन अल्कोहल इज ट्रीटेड विथ, when alcohol is treated with acid chloride, when alcohol is treated with acid chloride or acid anhydride, when alcohol is treated with acid chloride or acid anhydride, then ester is obtained, then ester is obtained।
then ester is obtained। ठीक है, तो देखो जैसे एल्कोहल है, इसको हमने रिएक्ट कराया एसिड क्लोराइड के साथ, एसिड क्लोराइड के साथ, साथ में हम यहां पे बेस यूज कर सकते हैं यील्ड बढ़ाने के लिए, पिरिडीन जैसा बेस यूज कर सकते हैं। तो अब देखो क्या होता है, यहां से हाइड्रोजन और यहां से क्लोरीन ये रिमूव हो जाता है, और ये HCl जो है वो पिरिडीन के साथ कंबाइन करके सॉल्ट बना लेता है। तो ROCOR का फॉर्मेशन होगा एस्टर प्लस पिरिडीनियम क्लोराइड, पिरिडीनियम क्लोराइड फॉर्म होता है। बहुत अच्छी यील्ड एस्टर की यहां पे प्रोड्यूस होती है। इसी तरीके से अगर आप इसको रिएक्ट करा रहे हैं एसिड एनहाइड्राइड के साथ, एसिड एनहाइड्राइड के साथ अगर आप इसको ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, यहां भी बेस यूज करोगे तो अच्छा रहेगा। तो क्या होता है, एल्कोहल को हम एसिड एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो ये रिमूव होगा और प्रोड्यूस हो जाता है ROCOR प्लस, यहां पे देखो कार्बोक्सिलिक एसिड बना और ये पिरिडीन से कंबाइन करके पिरिडीनियम कार्बोक्सिलेट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, पिरिडीनियम कार्बोक्सिलेट का फॉर्मेशन करेगा, RCOO नेगेटिव एंड पिरिडीनियम आयन साथ में इसके जुड़ा होगा, ये बन जाएगा पिरिडीनियम कार्बोक्सिलेट। अब देखो इसी कैटेगरी को बिलोंग करती है एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसमें एक प्रोडक्ट बनता है जिसका मेडिसिनल एप्लीकेशन है। जैसे अगर हम सैलिसिलिक एसिड को कंसीडर कर रहे हैं, सैलिसिलिक एसिड, ये सैलिसिलिक एसिड है और इसको हमने एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्ट कराया, सैलिसिलिक एसिड को एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्ट कराते हैं तो ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है जिसको बोलते हैं एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, और इसी को एस्पिरिन बोलते हैं, एस्पिरिन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, एस्पिरिन बोलते हैं, HCl बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में प्रोड्यूस होगा। तो एस्पिरिन जो है ये पेन किलर के फॉर्म में यूज होता है। ठीक है, इट इज यूज्ड एज एनाल्जेसिक। नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड में। नेक्स्ट रिएक्शन स्कॉटन बॉमन रिएक्शन, स्कॉटन बॉमन रिएक्शन, SCHOTTEN BAUMANN, स्कॉटन बॉमन रिएक्शन।
नोट करो, when alcohol is treated with benzoyl chloride, when alcohol is treated with benzoyl chloride, then alkyl benzoate is obtained. When alcohol is treated with benzoyl chloride, then alkyl benzoate is obtained. और इसी रिएक्शन को स्कॉट एंड बामन रिएक्शन बोलते हैं। तो देखो बेटा, बेंजोइल क्लोराइड है हमारे पास, बेंजोइल क्लोराइड, और इसको हमने ट्रीट किया अल्कोहल के साथ। तो क्या होता है, ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन रिमूव हो गया और इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्शन जो है ये स्कॉट एंड बामन रिएक्शन बोली जाती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, नोट करो, फिशर स्पायर सिंथेसिस। फिशर स्पायर सिंथेसिस। अब ये नेम तो आपके लिए नया है, बट इस रिएक्शन को एस्टरीफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। एस्टरीफिकेशन। ठीक है, रिएक्शन का डिटेल लिखो, लिखो, when carboxylic acid is treated with alcohol, when carboxylic acid is treated with alcohol, when carboxylic acid is treated with alcohol in presence of dry HCl or concentrated H2SO4, in presence of dry HCl or concentrated H2SO4, in presence of dry HCl or concentrated H2SO4, then ester is obtained. Then ester is obtained. तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हमने कंसिडर किया है और एल्कोहल को कंसिडर किया है, इनको रिएक्ट करा रहे हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में और ड्राई HCl की प्रेजेंस में। कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में और ड्राई HCl की प्रेजेंस में, तो यहां पे ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कंसंट्रेटेड H2SO4 या ड्राई HCl को यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट और एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज किया जा रहा है, इससे प्रोडक्ट की यील्ड बढ़ेगी। ठीक है, प्रोडक्ट की यील्ड को बढ़ाने के लिए इनको यूज किया जाता है। अब रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है, रिएक्शन मैकेनिज्म देखते हैं। देखो, सबसे पहले कैटलिस्ट से H पॉजिटिव मिलेगा और उस H पॉजिटिव से इस ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन होता है। हम यहाँ पे सब्सट्रेट की रिएक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए प्रोटोनेशन करा रहे हैं।
ये प्रोटोनेशन सब्सट्रेट की रिएक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हो रहा है, क्योंकि प्रोटोनेशन से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, और ऑक्सीजन पे अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएगा, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएगा। तो अब क्या होता है, अब इस सब्सट्रेट के ऊपर आसानी से एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाता है। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है अल्कोहल, वो अब इस पे इजिली अटैक कर सकता है। ये बन गया, ये वाला स्टेप जिसमें अल्कोहल इस पे अटैक कर रहा है, यही इस रिएक्शन का स्लोवेस्ट स्टेप, ये इस रिएक्शन का स्लोवेस्ट स्टेप है। अब इसके बाद देखो क्या होता है, इंट्रामोलिकुलरली ये OH यहां से हाइड्रोजन रिमूव कर लेता है। ये बन गया। अब इसके बाद देखो, ये लोन पेयर यहां पे पाई बॉन्ड पेयर बन करके वापस आता है और H2O रिमूव हो जाता है। और फिर ये H पॉजिटिव भी रीजनरेट हो जाता है, जो H पॉजिटिव हमने यहां पे यूज किया था ये रीजनरेट हो जाता है। ये है मैकेनिज्म फिशर स्पायर सिंथेसिस की। ये एस्टर का लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। ठीक है, दिस इज लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एस्टर। अच्छा, अब जरा एक बात देखो, स्लोवेस्ट स्टेप ये है, स्लोवेस्ट स्टेप में अल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर अटैक कर रहा है। इसका मतलब यहां पे जो रिएक्टिविटी होगी, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, reactivity of carboxylic acid towards esterification reactivity of carboxylic acid towards esterification is inversely proportional to steric hindrance। यहां पे क्राउडिंग जितनी कम होगी, मतलब ये अल्काइल ग्रुप जितना कम बल्कि होगा, अटैक उतना इफेक्टिवली पॉसिबल है। तो ये हिंड्रेंस के थ्रू रिएक्टिविटी गवर्न होती है। तो रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड टुवर्ड्स एस्टरिफिकेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि फॉर्मिक एसिड एस्टरिफिकेशन के टुवर्ड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर एसिटिक एसिड,
ठीक है, इसके बाद फिर प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है, उसके बाद फिर आप इसको कंसिडर कर सकते हो। और अगर आप इसको कंसिडर करते हैं, इस कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो ये तो केमिकली इनर्ट होना चाहिए एस्टरिफिकेशन के टूवर्ड्स, बहुत ज्यादा क्राउडिंग है। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पे भी बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे, जो कि हिंड्रेंस के बेसिस पे डिसाइड होता है। इसी तरीके से अगर हम रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल टुवर्ड्स एस्टरिफिकेशन को कंसिडर करें, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल टुवर्ड्स एस्टरिफिकेशन, तो ये तो आप वैसे भी समझ सकते हो, क्योंकि एल्कोहल का OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। OH बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो वहां भी स्टेरिक हिंड्रेंस के थ्रू ही रिएक्टिविटी डिसाइड होती है। तो रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल टुवर्ड्स एस्टरिफिकेशन is inversely proportional to steric hindrance. Is inversely proportional to steric hindrance. तो इस हिसाब से अगर आप देखो तो मेथेनॉल जो है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर इथेनॉल होगा, फिर प्रोपेनॉल होगा, ठीक है। अगर हम इसको आइसोप्रोपाइल एल्कोहल या सेकेंडरी प्रोपाइल एल्कोहल को कंसीडर करें तो ये कम रिएक्टिव होगा। तो इस तरीके से हम इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर को डिसाइड कर सकते हैं। तो ये है फिशर स्पायर सिंथेसिस, जिसको हम एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसी तरीके से आप नोट कर लो नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विथ एसिटिलीन, रिएक्शन विथ एसिटिलीन, रिएक्शन विथ एसिटिलीन। मैं फटाफट OH बॉन्ड के टूवर्ड्स जो रिएक्टिविटी है, जो रिएक्शंस हैं जिसमें OH बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, उनको फिनिश कर देता हूं, 5 मिनट और लगेगा। रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एसिटिलीन, इसमें लिखो when alcohol is treated with acetylene in presence of catalyst, when alcohol is treated with acetylene in presence of catalyst like BF3 or HGO, BF3 or HGO, then acetal is obtained, तो देखो बेटा, एसिटिलीन है, इसको हम एल्कोहल के साथ ट्रीट कर रहे हैं, कैटलिस्ट हमने यूज किया है BF3 और HGO, हीट करते हैं। यहाँ पे ये जो एल्कोहल है ये ट्रिपल बॉन्ड के क्रॉस ऐड होगा, तो एक कार्बन से हाइड्रोजन अटैच होगा और दूसरे कार्बन से OR, तो इसका फॉर्मेशन होगा। तो इसको, ये है एसिटल। अब यहां पे देखो इंपॉर्टेंट ये है कि अगर ये एल्कोहल मेथेनॉल है, तो इसको मिथाइलल बोलेंगे, मिथाइलल।
और अगर ये इथेनॉल है तो इसको बोलेंगे इथाइलल। ठीक है, अगर एल्कोहल मेथेनॉल है तो मिथाइलल, और इथेनॉल है तो इथाइलल बोलेंगे। बाकी ये एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है जो एल्काइन पे ऑब्जर्व होती है। नेक्स्ट रिएक्शन लिखो। रिएक्शन विथ कार्बोनिल कंपाउंड। रिएक्शन विथ कार्बोनिल कंपाउंड। रिएक्शन विथ कार्बोनिल कंपाउंड। तो नोट करो, when aldehyde or ketone, when aldehyde or ketone is treated with alcohol, when aldehyde or ketone is treated with alcohol, when aldehyde or ketone is treated with alcohol in presence of dry HCl, in presence of dry HCl, in presence of dry HCl or पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड, पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड जिसको टोसिक एसिड भी बोलते हैं, पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड, और ये टोसिक एसिड भी बोला जाता है, पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड, then acetal or ketal, then acetal or ketal is obtained respectively, then acetal or ketal is obtained respectively, then acetal or ketal is obtained respectively, which is stable in alkaline medium, which is stable in alkaline medium. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको अंडरलाइन करना, which is stable in alkaline medium but unstable in acidic medium, which is stable in alkaline medium but unstable in acidic medium, which is stable in alkaline medium but unstable in acidic medium. तो अब देखो बेटा, जैसे हमने कंसीडर किया है एक एल्डिहाइड को, और इसको हमने एल्कोहल के साथ, दो मॉलिक्यूल एल्कोहल का यूज करेंगे, एल्कोहल के साथ ट्रीट किया, ड्राई HCl यूज कर सकते हैं, और यहां पे यूज कर सकते हैं PTS, पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड, पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड। तो ये प्रोडक्ट बन जाता है RCHOR प्लस H2O। ये है एसिटल, इसको बोलेंगे एसिटल। अब देखो, अगर हमने यहाँ पे कीटोन यूज कर लिया, कीटोन को अगर हमने कंसिडर किया है और इसको हम एल्कोहल से रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, ड्राई HCl और PTS की प्रेजेंस में, तब ये प्रोडक्ट बन जाता है, ये बन जाता है प्रोडक्ट, और इसको हम बोलते हैं कीटल, इसको बोलते हैं कीटल। तो अगर कीटोन है तो कीटल बनेगा, एल्डिहाइड, अगर एल्डिहाइड है तो एसिटल बनेगा। ठीक है, कीटोन है तो कीटल, एल्डिहाइड है तो एसिटल। ये दोनों कंपाउंड्स के बारे में कॉमन बात क्या बोली है कि ये एल्कलाइन मीडियम में स्टेबल होते हैं बट एसिडिक मीडियम में अनस्टेबल होते हैं। जैसे आप एसिडिक मीडियम करोगे, ये वापस इसी कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएंगे जिससे इनका फॉर्मेशन हुआ। तो एसिडिक मीडियम में ये वापस कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन एल्कलाइन मीडियम में ये ऐसे ही एग्जिस्ट करेंगे, स्टेबल होंगे।
अगली रिएक्शन लिखो, रिएक्शन विथ ग्रिग्नॉट रिएजेंट, रिएक्शन विथ ग्रिग्नॉट रिएजेंट। अब ये तो आपको पता ही है, एल्कोहल को ग्रिग्नॉट रिएजेंट से अगर रिएक्ट कराया तो ROMgX और एल्केन बन जाएगा, ROMgX प्लस एल्केन। नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, रिएक्शन विथ कीटीन, रिएक्शन विथ कीटीन। ये रिएक्शन भी मैं बता चुका हूं आपको आइस्टर्ड सिंथेसिस के साथ। एक स्टेप लास्ट वाला जो स्टेप था वो उसमें यही रिएक्शन ऑब्जर्व होती है। तो जैसे देखो, अगर हमारे पास ये कीटीन है, इसको हमने अल्कोहल के साथ ट्रीट किया, तो क्या होगा, ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है कीटीन का, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक होता है और इधर अटैच होगा हाइड्रोजन और इधर अटैच होगा OR, कीटोन वाले साइड में OR अटैच होगा, तो इससे बन जाता है एस्टर, एस्टर का फॉर्मेशन होगा। इसी तरीके से आप नोट कर लो, रिएक्शन विथ सायनिक एसिड, रिएक्शन विथ सायनिक एसिड, रिएक्शन विथ आइसोसायनिक एसिड, रिएक्शन विथ आइसोसायनिक एसिड। तो आइसोसायनिक एसिड क्या होता है, HNCO, HOCN जो है वो सायनिक एसिड होता है, ये HOCN अगर है तो इसको सायनिक एसिड बोलते हैं, और ये है आइसोसायनिक एसिड HNCO। अब इसको हम एल्कोहल से रिएक्ट कराते हैं, सिमिलर पैटर्न पे रिएक्शन होगी जैसे कीटीन के साथ हो रही है। तो अगर हम इसको आइसोसायनिक एसिड से एल्कोहल को रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, और इधर नाइट्रोजन वाले साइड में हाइड्रोजन आएगा और दूसरे साइड में OR आएगा, यानी कि क्या बन गया, NH2COOR, NH2COOR। तो इसको बोलेंगे एल्काइल यूरीथेन, एल्काइल यूरीथेन, जो यूरिया बनाने के लिए यूज होता है। ये एल्काइल यूरीथेन है जो यूरिया बनाने के लिए यूज होता है। बस लास्ट रिएक्शन और लिख लो, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लास्ट रिएक्शन लिखो, रिएक्शन विथ ऑक्सीरेन, रिएक्शन विथ ऑक्सीरेन, रिएक्शन विथ ऑक्सीरेन, ऑक्सीरेन यानी कि इपॉक्साइड, रिएक्शन विथ ऑक्सीरेन। तो देखो, अगर हमारे पास ये इपॉक्साइड है, इसको अल्कोहल के साथ एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब इपॉक्साइड एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में किसी रिएजेंट से रिएक्ट करता है तो हमेशा SN1 मैकेनिज्म ऑब्जर्व होती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है, SN1 मैकेनिज्म होगी। अब जरा देखो, SN1 मैकेनिज्म होगी तो क्या होगा, ये जो H पॉजिटिव आप देख रहे हो, ये H पॉजिटिव से इस ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन होगा, ठीक। अब उसके प्रोटोनेशन के बाद या तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा या ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, मतलब चाहे ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो या ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो। अगर ये वाला बॉन्ड आप ब्रेक करते हो तो प्राइमरी कार्बोकेटायन बनेगा, और इसको ब्रेक करते हो तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनेगा। तो ऑब्वियसली वो बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए जिससे मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बने, ठीक है। तो मतलब यहां पे कार्बोकेटायन बन जाएगा और इधर OH आ जाएगा, और फिर जहां कार्बोकेटायन बना है उसी पे ये अल्कोहल अटैक करेगा। तो फाइनल प्रोडक्ट ये है,
बाकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको इसकी मैकेनिज्म बताऊंगा, जहां पे इपॉक्साइड का पूरा डिटेल डिस्कशन होगा, तो वहीं पे मैं आपको इसकी पूरी मैकेनिज्म बताऊंगा। तो RCHOR CH2OH ये बन जाता है RCHOR CH2OH। तो OH बॉन्ड कि अगर ब्रेकिंग होती है तो कौन कौन सी रिएक्शन ऑब्जर्व होती है, उनका पूरा डिटेल मैंने डिस्कस कर दिया है। कल के क्लास में CO बॉन्ड ब्रेकिंग में जो रिएक्शंस इन्वॉल्व है उनको डिस्कस करूंगा, एल्कोहल के कुछ एनालिटिकल टेस्ट बताऊंगा। तो कल के क्लास में एल्कोहल का डिस्कशन फिनिश होगा। ओके बेटा।